We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, ओमान अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज हम जिस ट्रेडर की बात करेंगे, उनका जो ट्रेडिंग जर्नी है, जो लाइफ है, वो फुल ऑफ मिस्ट्रीज है। वो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर माने जाते हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड। मिस्टीरियस कैरेक्टर इसलिए क्योंकि उनके ट्रेडिंग रूल्स जो थे, ट्रेडिंग मेथड जो थे, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल थे। क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज किया है, ज्योमेट्री को यूज किया है, एस्ट्रोलॉजी को यूज किया है, न्यूमरोलॉजी को यूज किया, जो ज्यादातर जो है टेक्निकल एनालिसिस के दुनिया में बहुत ही कम लोग यूज करते थे उस वक्त। इसीलिए जो है उनको काफी ज्यादा मिस्टीरियस बोला जाता है। उनके जितने भी बुक्स हैं वो क्लियरली लिखे हुए नहीं आते हैं। ट्रेडिंग रूल्स जो है उसमें आप उसको पढ़ करके आप समझ नहीं पाएंगे, आपको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, खुद उसका जो है वो एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू डी गैन को। तो आइए शुरू करते हैं डिकोडिंग डब्ल्यू डी गैन एपिसोड 1। देखिए, गैन साहब कितने सफल ट्रेडर थे या असफल ट्रेडर थे, वो तो एक डिस्कशन की बात है, लेकिन ये भी बात सही है कि उनके द्वारा किए गए ज्यादातर प्रेडिक्शन सही साबित हो। जैसा मैं बताना चाहूंगा कि उनका जो एक मोस्ट फेमस प्रेडिक्शन था वो ब्लैक फ्राइडे का था। सितंबर 1929 का ब्लैक फ्राइडे का था, जब यूएस मार्केट का जो बुल मार्केट था वो ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स कर गया और वहां से जो है वो एक डिप्रेशन जो है वो इकोनॉमिकल डिप्रेशन का स्टार्ट हुआ था। और इसका फोरकास्ट जो है उन्होंने नवंबर 1928 को ही किया था, यानी कि कोलैप्स के 10 महीने पहले। एक और उनका प्रेडिक्शन है वो व्हीट कॉन्ट्रैक्ट के लिए है 1909 में, मतलब 1909 ईस्वी में सितंबर व्हीट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के उन्होंने फोरकास्ट किया था कि व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $1.20 को टच करेगा। एक्सपायरी के दिन 12 बजे तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट $1.08 पे ट्रेड हो रहा। जब एक आदमी ने उनसे पूछा कि क्या उनका फोरकास्ट इस बार गलत हो जाएगा, तो उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव से उन्होंने उनको आंसर दिया था कि यदि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरा जो कैलकुलेशन है वहां पे कुछ ना कुछ खामियां है और मुझे उसको दूर करना पड़ेगा। और सरप्राइजिंगली व्हीट कॉन्ट्रैक्ट लास्ट आवर में $1.20 को टच, और ये ऑन रिकॉर्ड है जिसको आप देख सकते हैं। ये व्हीट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है। आप ये लास्ट आवर का बार देखिए, ये लास्ट आवर का बार है और उसने उसको टच किया। तो ये एक्यूरेसी लेवल थी। पर हाँ, उनके मेथड्स जो है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल थे, इसी वजह से जो है वो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता था। तो आज हम अपने इस वीडियो में उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उनके एक प्रिंसिपल को डिकोड। ये सारे बुक्स के नेम है जो उन्होंने जो है वो लिखी हुई थी। गैन साहब ने लगभग 10 से 11 बुक लिखी है, लेकिन उनमें से 3 बुक्स जो है वो मैं चाहूंगा कि आप यदि उनके बारे में यदि पढ़ना चाहें और जानकारी लेना चाहें तो इन 3 बुक को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। वो है ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टिप 1923 में उन्होंने लिखा था, टनल थ्रू द एयर 1927 में, और हाउ टू मेक प्रॉफिट इन कमोडिटीज 1941 में। इसमें से एक बात और मैं बताना चाहूँ, ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टिप जो है, यदि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं या रिस्क मैनेजमेंट के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। साधारण भाषा में इसमें इन्होंने लिखा है रिस्क मैनेज। और सबसे बड़ी बात, ये 100 साल पुरानी बात है और वहां पे उन्होंने स्टॉप लॉस वर्ड का यूज किया। स्टॉप लॉस आज भी बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं और वो वर्ड उन्होंने 100 साल पहले यूज किया है इस बुक। तो ये सारी बुक है। इसमें से जो है वो ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टिप में उन्होंने हैबिट ऑफ स्टॉक्स वर्ड का यूज किया है। यदि आप उसको पढ़ेंगे, हैबिट ऑफ स्टॉक, उनका मानना था कि हर एक स्टॉक्स का जो है वो अपना एक रोड मैप है, मतलब उसकी एक हैबिट है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो सपोर्ट लेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो रेसिस्टेंस लेगा। और मतलब उसको वर्ड उन्होंने यूज किया वाइब्रेशन को। और जब वर्ड यदि वाइब्रेशन यूज होता है तो वहां पे नंबर आ जाता है, और जब कभी भी नंबर आता है तो वेस्टर्न
एस्ट्रोलॉजी में इसको न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। यदि हम इंडिया में, यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो 3 तरह के वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। यदि आप न्यूमरोलॉजी में जाएं, बर्थ डेट होते हैं जिसको जन्मांक कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ जिसमें पूरा डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करते हैं, जिसको कुछ लोग डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर या भाग्यांक बोलते हैं, और एक होता है नामांक, यानी कि आपका नाम का अक्षर, आपका ये जो नाम है उसका भी एक वाइब्रेशन आपके ऊपर आता है। तो स्टॉक्स का भी एक नाम है, उसका भी वाइब्रेशन होगा, उसका भी जो है वो कुछ ना कुछ उस पर असर देगा। तो इस चीज को उन्होंने हैबिट ऑफ स्टॉक्स बोला है। मैंने बोला था कि उनको जो उनकी जो बुक्स है उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने जो नामांक के बारे में, नेम चार्ट के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो देखते हैं। क्या लिखा है ये उनके बुक से लिखी हुई है। उन्होंने दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टील नेम चार्ट, उन्होंने दी वर्ड यूज किया है नेम चार्ट, यानी कि नाम का चार्ट। ठीक है, यानी कि नामांक आ गया, नाम का अक्षर आ गया। द नेम यूनाइटेड स्टेट्स स्टील contains 17 letters. Therefore, to make up a permanent square for United States Steel, according to its name, will require 17 into 17, यानी कि 17 का स्क्वायर जो 289। अब वो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं, जिसको वो जो है वो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9, जिसको हम आने वाले समय में देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे डीपली। तो यहाँ पे उन्होंने नेम चार्ट पर्टिकुलर हिंट दे दिया है, आपको लिख दिया है कि नेम चार्ट यानी कि नाम का वाइब्रेशन जिसमें 17 लेटर्स है। और जब आप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ए से लेकर के जेड तक के लिए एक पर्टिकुलर नंबर का यूज किया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट स्टील को हम जो है वो न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकली लिखने के बाद हम उसके स्क्वायर को बना सकते हैं, और उस स्क्वायर को बनाने के बाद एक रोड मैप जो है वो हम तैयार कर सकते हैं कि इतने पॉइंट्स का वाइब्रेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आएगा। यानी कि जैसे इसमें इन्होंने दिया है कि 17 लेटर से बना है, तो 17 इंटू 17 यानी कि 289 पॉइंट्स का वाइब्रेशन इस स्टॉक्स में आएगा। ये कोडेड है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उससे जो है उसका वाइब्रेशन का पॉइंट, स्विंग्स का पॉइंट जो है वो निकालना पड़ेगा, और उससे आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हाँ इस पॉइंट से ऊपर है तो इतना पॉइंट तक ये ऊपर जा सकता है, या इस पॉइंट के नीचे है तो इतना पॉइंट तक नीचे जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट स्टील के नेम चार्ट के हिसाब से जो ज्ञान साहब ने बताना चाहा, उसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए हम क्या कुछ बना सकते हैं। ये निफ्टी है, मोस्ट फेमस, मोस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जो है वो DII, FII और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर ट्रेडर होते हैं वो सभी लोग उसको यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 चीज लिखा है, निफ्टी भी लिखा है और निफ्टी 50 भी लिखा है। स्पॉट जो है वो निफ्टी 50 होता है जो ट्रेडेबल नहीं, वो एक इंडेक्स है। लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी फ्यूचर्स जो है, जिसका नेम चार्ट जो है वो निफ्टी से आता है, तो निफ्टी से उसका वाइब्रेशन आएगा। तो निफ्टी फ्यूचर्स में यदि हम न्यूमरोलॉजिकली उसको आइडेंटिफाई करें तो एन के लिए 5 लिखा है, आई के लिए 1 लिखा है, एफ के लिए 8 लिखा है, टी के लिए 4 होता है, वाई के लिए 1। इन सारे लेटर्स को, इन सारे नंबर्स को यदि ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 होता है। तो जैसा ज्ञान साहब ने बोला था कि 19 इंटू 19, वहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्टील जो था उसमें 17 इंटू 17 था, यहाँ पे निफ्टी के लिए 19 इंटू 19 यानी कि 361, यानी कि 361 पॉइंट का वाइब्रेशन जो है वो होगा। स्विंग की बात कर रहा हूँ। और 19 को यदि न्यूमरोलॉजी में यदि आप उसको एक नंबर लाएंगे कि भाई इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, तो वो 1 होता है जो सन को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो हमको एक स्विंग का वाइब्रेशन मिल गया कि निफ्टी के पर्टिकुलर स्विंग से हम 361 पॉइंट का वाइब्रेशन को जो है डे टू डे लाइफ में हम ले सकते हैं। कि यहाँ पे यदि अपने हाई से 361 पॉइंट का जो है
वो डाउनफॉल हो गया है, तो हो सकता है टेम्पररी हॉल्ट यहाँ पे आए, या हो सकता है वहां पे कुछ समय के लिए एक ट्रेडिंग रेंज बनाए और फिर मार्केट को यदि नीचे जाना होगा तो वो वहां से नीचे की जर्नी स्टार्ट करे या वहां से बाउंस करे, लेकिन 361 पॉइंट का वाइब्रेशन होगा। इसी तरह से ट्रेडर का एक और फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स तो एज पर न्यूमरोलॉजी बी के लिए 2 होगा, ए के लिए 1, एन के लिए 5, के लिए 2। तो इसको यदि हम ऐड करेंगे यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 5 2 7 2 9 1 10, और निफ्टी को तो हमने वहां पर 19 किया ही, तो 10 प्लस 19 इज इक्वल टू 29। 29 को यदि न्यूमरोलॉजी में यदि हम उसको और भी इलेबोरेट करेंगे तो वो हमको आएगा 2 प्लस 9 इजकल, उसको करेंगे तो 11 आएगा। 11 को फिर हम एक सिंगल नंबर में लाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ देखिए 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। मून हमेशा घटता बढ़ता रहता है, 28 दिन की साइकिल है। ठीक है, न्यू मून से फुल मून तक जो है उसका साइकिल चलता रहेगा, और इसी वजह से बैंक निफ्टी जो है वो इतना वॉलेटाइल होता है, क्योंकि उसका जो गवर्निंग बॉडी है वो खुद वॉलेटाइल है, वो खुद घटता बढ़ता रहता है, तो बैंक निफ्टी को भी उतना ही वॉलेटाइल वो बनाएगा। और वहां पे यहाँ पे देख लीजिए कि 29 इंटू 29 जो है वो 841 है, यानी कि बैंक निफ्टी का जो एज पर न्यूमरोलॉजी स्विंग्स आएगा वो 841 का आएगा, और निफ्टी के लिए जो है वो 361 है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है डिकोडिंग WD गैन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें कि WD ज्ञान में और क्या-क्या चीजें जो है वो आप जानना चाहेंगे। हम उसके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।